प्यारे बच्चों, आज लेसन आपको नेचुरल रिसोर्सेज के अंतर्गत सेकंड लेसन लैंड, सॉइल और वाटर के बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। अपनी बुक में और रिपीट करें, देखें और लेसन पढ़ करके फिर बैठें और जो न समझ में आए पूछें। पहले आपको हार्ड वर्ड कह सकते हैं या इम्पॉर्टेंट टर्म जो इसमें लेसन में आते हैं वर्ड्स, वो आपको हम पहले बताएंगे और उनको याद करके आएँ और इन्हें अच्छी तरह से आपको याद करोगे तो लेसन समझ में आ जाएगा। पहला टर्म है कंजर्वेशन। व्हाट इज द कंजर्वेशन, क्या है? लिखा है यूज ऑफ रिसोर्सेज अवॉइडिंग मिस यूज एंड वेस्टेज। मिस यूज मतलब गलत तरीके से उसका उपयोग से हम हटें। कोई भी रिसोर्स संसाधन है उसका हम गलत तरीके से उपयोग ना करें, बर्बाद ना करें, अर्थात उसका संरक्षण करें, सुरक्षित रखें, उनको बचाएं। यही आपका कंजर्वेशन। फिर है पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस ये क्या है? द लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। मिट्टी की बनने की जो प्रक्रिया होती है, फॉर्मेशन प्रोसेस, विधि लंबे समय तक चलती है। इस विधि को हम पेडोजेनेसिस के नाम से जानते हैं। सॉइल डिप्लेशन क्या है? मिट्टी की उर्वरा शक्ति, उपजाऊ, फर्टाइल जो बोलते हैं, उस पर फर्टाइल में कमी आना, इनफर्टिलिटी ऑफ सॉइल। और कैसे कमी आती? जब हम बार बार उस पर प्राप्त करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उसमें उसकी उपज में कमी आ जाती है, वही वो आपका सॉइल डिप्लेशन कहलाता है। फिर डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट एरिया ड्यू टू एडिशनल फीलिंग ऑफ ट्रीज। पेड़ों का विनाश, पौधों काटना, ये आपका डिफॉरेस्टेशन होता है, विनाश करना। फिर है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। हाइड्रो मैंने आपको बताया था वाटर। तो क्या लिखते हैं? द मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द वेरियस स्पेस ऑफ द अर्थ। कहते हैं मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी का पृथ्वी से बादल बनना, बादल रैन के बादल होना, पानी हमारे पास आ जाना और फिर भाप बन करके पुनः एटमॉस्फेयर में विलीन हो जाना और फिर एटमॉस्फेयर से फिर क्लाउड से फिर हमारे अर्थ में वाटर के रूप में जो आ जाता है पानी। ये आपका हाइड्रोसाइकिल बोलते हैं, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पॉल्यूशन क्या है? इम्प्योरिटी, या कह सकते हो मिक्सिंग ऑफ इम्प्योरिटी इन वाटर बॉडी दैट एक्सिस्ट द परमिसेबल लिमिट्स। अब देखिए, पानी में कोई चीज़ मिलाने की क्षमता एक सीमित होती है। जब सीमा के बाहर हो जाती है तो वो क्या है? इम्प्योरिटी हो जाती है। कहने का मतलब है अशुद्ध जल ही आपका, यदि वाटर में है तो वाटर पोल्यूशन, एयर में है एयर पोल्यूशन, सॉइल में है सॉइल पोल्यूशन, नॉइस में है नॉइस पोल्यूशन के नाम से जानते हैं। जब कोई चीज़ उसमें इम्प्योरिटी आ जाती है तो वह इम्प्योरिटी ही पोल्यूशन कहलाता है। अब इसके बाद में लेसन में इन वर्डों को जानने के बाद में लिख रहे हैं नेचुरल इन्वायरमेंट प्रोवाइड टू अस लार्ज नंबर ऑफ रिसोर्सेज सो एज टू फुलफिल एंड स्टेट आवर नीड्स एंड वांट्स। हमने आपको बताया था वो कि रिसोर्सेज क्या होते हैं।
Those are things, material or facilities which are useful and satisfy our needs. तो ये हमारी नीड्स की पूर्ति करते हैं, संतुष्टि करते हैं। वही साधन, वही पदार्थ, मटेरियल, गुड्स, ये हमारे लिए सब रिसोर्सेज के नाम से जाने जाते हैं। हिंदी में संसाधन कहते हैं। कहते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल में प्रकृति में, प्रकृति पर्यावरण से हमें सारी चीज़ें उपलब्ध हैं या प्राप्त होती हैं या उपलब्ध कराई जाती हैं। However, this distribution of resources in the world is highly uneven. अब ये संसाधन है सभी जगह समान रूप से नहीं पाए जाते हैं, कहीं कम कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। और इन्हीं कम ज़्यादा के आधार पर जहाँ पर ये संसाधन या रिसोर्सेज जिस कंट्री में अधिक मात्रा में होते हैं वह धनाढ्य या संपन्न देश कहलाता है, रिच कंट्री कहलाता है, डेवलप्ड कंट्री कहलाता है। और जहाँ ये रिसोर्सेज कम मात्रा में पाए जाते हैं वह अनडेवलप्ड कंट्री या हम कह दें और हिंदी में सीधे गरीब देश कहलाता है, पुअर कंट्री कहलाता है। तो इस तरह से फिर आगे लिखते हैं क्या, द डेवलपमेंट ऑफ नेचर नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द पीपुल ऑफ रीजन। अब डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों का विकास किस पर डिपेंड करता है? वहाँ के लोगों पर, वहाँ की टेक्नोलॉजी पर, वहाँ के लोगों की आवश्यकताओं के आधार पर रिसोर्सेज का डेवलपमेंट निर्भर करता है। Besides the cultural values and level of technology development of the people also affected the intensity of utilization of resources. Natural resources do not acquire value or meaning until they are utilized by man. Nature, man and technology are the resource creating factor. For example, land is a natural resource which is highly useful and fundamental for agriculture. But unless man tills and land, sow the seeds, fertilize the land with the manure and fertilizer, irrigate its sprays insecticide and pesticide and reap the harvest, and land may not turn into a useful resources. आप देखिए बहुत अच्छी बात कही गई है। जनसंख्या पॉपुलेशन हमारी तो बढ़ ही रही है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी आवश्यकताएं भी बढ़ेंगी और उन आवश्यकताओं के फलस्वरूप हमें क्राफ्ट की आवश्यकता होगी, एग्रीकल्चर की आवश्यकता होगी और एग्रीकल्चर अधिक अच्छी नहीं होगी तो हमें भूखे रहना पड़ेगा। अर्थात हमारे लिए भोजन कहाँ से आएगा? एक नेचर ही हमारा एक अच्छा साधन है, इससे हमें भोजन के रूप में सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान ही तो हैं जो प्रकृति से ही तो प्राप्त होते हैं। और यदि हम इस पर हावी हो जाएंगे तो ये हमें सुविधाएं प्राप्त नहीं होंगी। इसीलिए लिखते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज डू नॉट एक्वायर वैल्यू ऑफ मीनिंग until they are utilized by man. Nature, man and technology are resources creating factors. Creating factor माने आगे बढ़ाने के। For example, land is a natural resources which is highly useful and fundamental for agriculture. हमारा बेसिक आधार हमारा, but unless man tills the land, sow the seed. अब किसान जो है, आदमी व्यक्ति खेत जोतता है, बीज बोता है, उस पर खाद डालता है एंड लैंड विथ मैन्योर एंड फर्टिलाइज एरीगेटेड इट, और उसको फसल काटता है एंड स्प्रे
पेस्टिसाइड, उस पर कीटनाशक दवाइयाँ भी डालता है। हर रेप एंड हार्वेस्ट एंड लैंड में नॉट टर्न इनटू यूजफुल रिसोर्सेज। जब इस तरह से हम डालते हैं तो कहते हैं ये टर्न इनटू आ यूजफुल रिसोर्सेज, नॉट टर्न यूजफुल नहीं हो सकती है, क्योंकि अधिक से अधिक हम रिसोर्स ये आपकी फर्टिलाइजर्स केमिकल्स का प्रयोग करेंगे तो ये हमारी भूमि की मृदा शक्ति, मृदा की शक्ति जो फर्टाइलिटी है वो है उर्वरा शक्ति, ये कम हो जाएगी तो हमारी यूजफुल नहीं होगी। अर्थात हम केमिकल का उपयोग कम से कम करें और हरी खाद, ग्रीन फर्टिलाइजर जैसे गोबर की खाद और पौधे वाली खाद, ये हम अधिक से अधिक उपयोग करें, प्लांटेशन वाली खाद उपयोग करें तो ही हमारी उर्वरा शक्ति कायम रहेगी और अच्छी फसल प्राप्त होगी। धन्यवाद।